डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये बच्चे आपके पास चैप्टर नंबर 19 जो एफएससी में आपके पास है उससे रिलेटेड। पीएमसी के सिलेबस को देखें तो पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है, पार्टिकल नेचर। लेकिन उस पार्टिकल नेचर के अंदर हमें कई टॉपिक्स और पढ़ने पड़ते हैं। वो क्या क्या है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ क्वांटम थ्योरी मींस फोटोन के बारे में बात करेंगे, वहाँ प्लैंक थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पे प्रोडक्शन उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डी ब्रॉगली को डिस्कस करेंगे। तो हर वो चीज़ इसका ताल्लुक हमारे पास पार्टिकल नेचर से होगा, हमें स्टूडेंट के अंदर कवर करना पड़ेगा। इवन जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हालांकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है, वो ना तो पार्टिकल नेचर के अंदर आ रहा होता है ना वेव नेचर के अंदर आ रहा होता है। तो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोन की। व्हाट इज फोटोन? हम फोटोन के बारे में कहते हैं फोटोन इज अ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट। डिस्क्रीट मींस फिक्स एनर्जी इसकी होती है, तो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल कहा जाता है। इंडिविजिबल का मतलब क्या होगा? जो डिवाइड ना हो सकता। इसके अलावा यह कहा जाता है कि ये चार्जलेस होता है। चार्जलेस मींस न्यूट्रल है, ये किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगा। इसके अलावा मैसलेस होता है। जब ये कहा जाएगा कि फोटोन इज अ मैसलेस पार्टिकल, इसका मतलब होता है कि हम रेस्ट मैस की बात करें कि इसका जो रेस्ट मैस होता है वो जीरो होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि फोटोन का रिलेटिव मैस कितना होता है, तो याद रखिएगा कि जिस पार्टिकल का रेस्ट मैस जीरो होता है उसका रिलेटिव मैस इनफाइनाइट होता है। उसकी रीजन भी है, ये हम लोग पर यहाँ पे सिलेबस में था या नहीं था, ये बेसिकली आता है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब हमारे पास रेस्ट मैस की वैल्यू जीरो तो रिलेटिव मैस इनफाइनाइट, क्योंकि इन बॉडीज की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मींस 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये फार्मूला कौन सा जैसे हम ये लिख रहे हैं, ये होता है m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - v²/c²। या आप लोग भी चेक कर सकते हो, ये m0 रेस्ट मैस है, m रिलेटिव मैस है। अगर आप यहां पर v को c के इक्वल पुट करो तो ये रिजल्ट जो ऊपर आया हुआ है। क्लियर? अब फोटोन के बारे में कि फोटोन की एनर्जी, फोटोन का मोमेंटम, इसका आइडिया में मिलता है क्वांटम थ्योरी से, प्लैंक्स अजम्पशन से। जो प्लैंक्स अजम्पशन या प्लैंक्स थ्योरी है वो ये कहती है कि किसी भी जगह जब एनर्जी अब्सॉर्ब होगी या एनर्जी एमिट होगी तो वो इन टर्म्स ऑफ फोटोन होगी। एनर्जी एमिटेड और अब्सॉर्ब इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। ये एनर्जी हमेशा फोटॉन्स के फॉर्म में। हम बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात करें, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, वो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटॉन hf होगी। एक्स-रे प्रोडक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन जाके हिट करते हैं किसी टंगस्टन टारगेट को, वहां से फोटॉन एमिट होते हैं। जहां भी बात हो रही है कि एनर्जी एमिट हो रही है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी कोई मेटल अब्सॉर्ब करेगा वो इन टर्म्स ऑफ फोटॉन ही करेगा। तो कहीं भी एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब होगी तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ फोटॉन होगी। और सेकंड वो ये कहता है कि जो एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी के साथ होती है। मींस हमें फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा कि वो फोटॉन कौन सा है, क्या वो एक्स-रे फोटॉन है, क्या गामा रे है, रेडियो वेव है, विजिबल है, क्या है। अब यहाँ पर जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो आता है वो ये आता है E = hf। और ये जो h है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है इसकी? 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब इसी फार्मूला के अंदर f को रिप्लेस कर दो। c होता है f लैम्डा, तो f होगा c/λ। तो ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आ जाएगा hc/λ। फिर E = mc² के अकॉर्डिंग अगर मोमेंटम को लिखना चाहें हम लिखेंगे E = p × c। p यहां पर क्या है? मोमेंटम। और अगर आपने मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो मोमेंटम किसके इक्वल आएगा? एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। और ये तमाम रिजल्ट याद रखिएगा फोटॉन के लिए।
पार्टिकल के लिए नहीं है कि जब भी हमसे क्वेश्चन किसी फोटॉन के बारे में होगा हम तब इसको यूज करेंगे, या जब भी हमारे पास क्वेश्चन किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में होगा तब हम ये फार्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पर एक रिजल्ट है जो आगे जाकर हमें कंपेयर करना पड़ेगा एक और टॉपिक के अंदर, और वो रिजल्ट है वेवलेंथ और एनर्जी का, कि वेवलेंथ का फोटॉन के लिए एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है, इनवर्स, और किस पावर के साथ, 1 के साथ। आगे जाके जब हम डी ब्रॉगली को पढ़ेंगे तो वहां देखिएगा कि वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, और वो डिफरेंट क्यों आएगा, क्योंकि ये फोटॉन के लिए है और वो पार्टिकल के लिए है। इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैलकुलेशन क्या होता है, क्या कोई एनर्जी गिवन होती है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है या एनर्जी गिवन होती है, दूसरी चीज फाइंड करनी होती है। प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन यहां पर करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के वेरिएबल्स आएंगे। रेडियो वेव्स की एनर्जी होती है 10⁻⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने कैलकुलेट करनी है कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे वो ये, एनर्जी की वैल्यू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये किसके लिए होती है, ये गैमा रेस के लिए होती है। फाइंड करनी है आपने गैमा रेस की वेवलेंथ है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे, लेट्स से एक्सरे है, उस एक्सरे की वेवलेंथ है 1.6 10⁻⁻10 मीटर। आपने कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास इसकी एनर्जी क्या होगी, और आपका आंसर होना चाहिए इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए फर्स्ट सॉल्व करना है आपने, फ्रीक्वेंसी चाहिए, E = h है, F = E/h, एनर्जी है 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1.6 10⁻⁻90। तो प्लैंक कांस्टेंट रहेगा 6.63 10⁻⁻34। इस 1.6 को आपने 6.6 से सॉल्व कर देना। 1.6 × 2 3.2, 1.6 × 4 6.4। अब अप्रोक्सीमेटली करीब चले गए ना, इससे ज्यादा आप कोशिश नहीं करनी, आप बस 1.6 को ऐसे सॉल्व कर दो, ये 4 आ जाएगा। तो 1 / 4 क्या होगा, 0.25। बाकी तो पावर है सिर्फ, -10 और -19 ये -29 हो जाएगी, और -34 +34 हो जाएगा। तो -29 + 34 +5, और ये डेसिमल यहां से यहां जाएगा, तो ये आंसर आएगा 2.5 10⁻⁴ हर्ट्ज। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट दोबारा देखते हैं, E = hc/λ, यहां पर इसे यूज करेंगे। हमें रिक्वायर्ड लैम्डा = hc/E। अब h अगेन 6.63 10⁻⁻34, स्पीड ऑफ लाइट 3 10⁻⁸, और एनर्जी गिवन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 10⁻6 मेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19। 1.6 को इसे सॉल्व कर दो, 4 × 3 12। अप्रोक्सीमेशन को यूज करना है ताकि जल्दी हो। -34 + 8 -26, 6 - 19 -13, और ऊपर जाकर +30। तो क्या आंसर आ गया, 12 10⁻⁻13 मीटर। तो डेसिमल को अगर मूव करवाएं यहां से यहां, तो आएगा 1.2 10⁻⁻12 मीटर। इसको हम पिकोमीटर कह सकते हैं। मैं क्यों करवा रहा हूं कि सिर्फ आप वैल्यू से फेमिलियर हो। अगर आपके पास 6.6 आ रहा है और 1.6 आ रहा है, इनको आपस में सॉल्व कर दो 4 से। नेक्स्ट एनर्जी फाइंड करनी है, वेवलेंथ गिवन है, अगेन E = hc/λ, इसे यूज करोगे और पहले फाइंड करोगे जूल। h आएगा 6.63 10⁻⁻34, स्पीड ऑफ लाइट 3 10⁸, और वेवलेंथ 1.6 10⁻⁻90 -10 सॉरी। अभी जो आपके पास आंसर आएगा ये जूल में आएगा, और हमें किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जो भी आंसर आएगा इन द एंड, उसको आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब जो चीज कैंसिल होती है उसको कर दो यहीं पर। सेम काम है 1.6 और 4, यहां पर आपके पास आ जाएगा 4 × 3 12, -34 और 8 -26, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +10। ये आ जाएगा 12 10⁻⁻16 जूल।
क्या रिक्वायर्ड है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डिवाइड किससे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। 1.6 10⁻⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब क्या ये 1.6 12 से सॉल्व हो सकता है? 1.6 into 2 3.2 3.2 into 2 6.4 और 6.4 का डबल क्या होगा? करीब पहुंच रहे हैं 12.8। किससे पहुंच रहे हैं? जब हम 1.6 को किससे मल्टीप्लाई करें? 8 से। जिससे अप्रोक्सीमेटली आपके पास 8 से आंसर छोटा ही होगा। 7.5 7.6 हम अप्रोक्सीमेशन से कह देते हैं कि 7.6 अलर्ट से। तो सॉल्व हो गया। -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -16 प्लस 19 10⁻³ इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर। क्लियर? इसके क्वेश्चन हैं पास पेपर, अगर आप देखते हो तो आपको इसके क्वेश्चन मिलते हैं कि किस तरह से इनको सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन जो हमारी बुक का है कि अगर ब्लू लाइट और रेड लाइट इन दोनों की बीम्स की एनर्जी सेम है, अगर हमारे पास कहीं पर हो बीम ऑफ रेड लाइट और हमारे पास हो बीम ऑफ ब्लू लाइट, अब बीम ऑफ रेड लाइट और बीम ऑफ ब्लू लाइट अगर इन दोनों की एनर्जी में कह देता हूं कि सेम है, तो बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके ज्यादा होंगे? अब बीम है मतलब सिंगल फोटॉन नहीं है, फोटॉन्स का कॉम्बिनेशन है। किसके नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे? रेड के होने भी चाहिए। क्यों? जब आप कहते हो कि बीम है तो यहां पर कहोगे n टाइम्स HF, यहां भी कहोगे n टाइम्स HF, n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, H तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। ये रेड के नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये रेड की फ्रीक्वेंसी, ये ब्लू के नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये ब्लू की फ्रीक्वेंसी, H कैंसिल हो गया। अब इन दोनों के प्रोडक्ट ने सेम आना है। हम जानते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी कम है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है लेकिन रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो रेड की अगर फ्रीक्वेंसी कम है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जब तक ब्लू के नंबर ऑफ फोटॉन्स कम और रेड के ज्यादा नहीं होंगे, क्या इक्वल आएगा? तो हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स रेड के नंबर ऑफ फोटॉन ब्लू से ज्यादा होगा। और हमें पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहां पर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैलकुलेट करना होता है। डाटा या तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है या इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो आपके फार्मूला में बस ये चेंज आएगा, यहां पर क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? n। तो आप उस नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी पहली बात फोटॉन के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। मैटर का जब इंटरेक्शन होता है रेडिएशन से, ये किस पे डिपेंड करता है? हमारा आंसर होगा ये डिपेंड करेगा उस रेडिएशन की एनर्जी के ऊपर। अगर तो लो एनर्जी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और अगर हाई एनर्जी होगी तो फिर कॉम्पटन्स इफेक्ट या फिर पेयर प्रोडक्शन होगी। और क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करती है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ने ये जस्टिफाई किया कि इनका आपस में इंटरेक्शन भी पॉसिबल है। तो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर डिपेंड्स ऑन एनर्जी। किसकी एनर्जी? उस फोटोन की या उस रेडिएशन की जिसने मैटर के साथ इंटरेक्ट करना है। और तीन केसेस यहां पर होते हैं। हमारी एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो क्या होगा? हमारी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या उससे ग्रेटर हो तो क्या होगा? और बीच में जो होगा पॉइंट वो ये होगा कि अगर एनर्जी 0.5 से ग्रेटर हो लेकिन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेसर हो तो क्या होगा? अगर तो लो एनर्जी रेडिएशंस हैं जिनकी 0.5 से भी एनर्जी कम है, तो ऐसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो लो एनर्जी रेडिएशन में जो फिनोमेना प्रोमिनेंट होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होगा। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। अगर हमारी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ग्रेटर है बच्चे, तो ये हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, गामा रेज होती है। और हाई एनर्जी रेडिएशंस के लिए जो फिनोमेना हमारा प्रोमिनेंट होता है दैट इज, बताएं क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन। फिर बचा क्या? इन दोनों के इंटरमीडिएट वो बच्चे को कौन सा इफेक्ट है? दैट इज कॉम्पटन्स इफेक्ट या कॉम्पटन्स स्कैटरिंग इसको बोलते हैं। अब ये तीन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।
किसके लिए क्या होता है आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर हमसे पूछा जाए कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किन के लिए होगा, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिनिमम इंफ्रारेड के लिए होता है, उसके अलावा अल्ट्रावायलेट, विजिबल इनके लिए भी होता है, और अगर एनर्जी इनसे ज्यादा होगी उनके लिए भी होगा। रेडियो वेव्स के लिए नहीं होगा। अगर कॉम्पटेंस की बात करें तो मिनिमम आपके पास एक्सरेज होती हैं, और एक्सरेज के अलावा गैमा रेज हैं, उनके लिए भी कॉम्पटेंट इफेक्ट होता है, लेकिन विजिबल लाइट के लिए कॉम्पटेंट इफेक्ट नहीं होता। अगर पे प्रोडक्शन की बात करें तो कम से कम एक ही पॉसिबिलिटी है गैमा रेज, ये गैमा रेज के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपके एमसीक्यू से पॉइंट होता है कि कौन सी रेडिएशन कौन सा फिनोमेना शो कर सकती है। तो अगर कॉम्पटेंस इफेक्ट की बात करें तो कौन कर सकता है, एक्सरे भी कर सकता है, गैमा भी कर सकता है। अगर बात करेंगे पे प्रोडक्शन की तो रेडियो वेव्स के अलावा सब कर सकता है। अब वन बाय वन, सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमारे पास एक मेटेलिक प्लेट थी, कनकेव शेप। उस मेटेलिक प्लेट के आगे एक मेटेलिक रॉड थी, और ये अटैच थी हमारे पास एक बेस में। इसके साथ अटैच था हमारे पास सर्किट, जिस सर्किट के अंदर प्रेजेंट है एक एमीटर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। इसके अलावा हमारे पास अटैच है एक पोटेंशियल सोर्स, जिसमें ये रॉड अटैच है पॉजिटिव से और प्लेट अटैच है नेगेटिव से। इसके अलावा एक स्विच है, और एक पैरेलल में अटैच है वॉल्ट मीटर जो फाइंड करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स और रॉड के क्रॉस क्या होगा। यहां पर हमारे पास एक लाइट सोर्स है, चाहे वो विजिबल लाइट सोर्स है या इनविजिबल लाइट सोर्स है, ये डिपेंड करेगा इस प्लेट की नेचर के ऊपर कि प्लेट की नेचर क्या है, कि उसके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी लाइट रिक्वायर्ड है। अब एक्सपेरिमेंट क्या था कि जब लाइट इंस्टेंट होती है इस मेटेलिक प्लेट के ऊपर, मेटेलिक प्लेट उस लाइट को, उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगी, उसका मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास अट्रैक्ट होगा अगर सर्किट अटैच है, तो अगर अटैच नहीं है तो फिर तो अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर सर्किट हमारा क्लोज है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये रॉड जो बिहेव करेगी एज अ एनोड अट्रैक्ट करेगी, ये प्लेट जो बिहेव करेगी कैथोड रिपेल करेगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा, पहुंच जाएगा इस रॉड पे, क्या सर्किट कंप्लीट हो जाएगा? तो इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स के किसी मेटल से प्रोड्यूस होने का, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया जाता है। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेसिकली a process in which there will be emission of electrons. कहां से? From a metal surface. कब? When a light of suitable frequency, मतलब हर लाइट यूज नहीं करना, when a light of suitable frequency is incident on it. अब इसमें स्टेटमेंट में बातें क्या क्या हैं, और वही बातें कंप्लीट होती हैं तो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले तो आपने कहा कि हमारे पास एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रोड्यूस होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमारे पास सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा, दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पूछा यह जाता है कि इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी या फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करती है, या इंटेंसिटी के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर? क्या आंसर होगा? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे होता है? क्या नंबर ऑफ फोटॉन से होता है या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से होता है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए और इनकी ग्राफ पता होनी चाहिए। तो पहला रिजल्ट हमारे पास जो यहां पर आता है टॉपिक में, वो ये आता है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, और ये प्रोपोर्शनल है
नंबर ऑफ फोटॉन्स के, और ये प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्लेट एंड सोर्स। कि सोर्स और प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। ये डिस्टेंस कम होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होगा। अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हमसे कहा जाए ग्राफ प्लॉट करें इन वेरिएबल्स के दरमियान, देखते हैं वो क्या क्या है। ग्राफ ड्रॉ करें करंट का और इंटेंसिटी का। ये करंट का और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है? हम कहेंगे डायरेक्ट होता है। अगर करंट अलोंग y है तो लाइट इंटेंसिटी अलोंग x है, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कहा जाए कि ग्राफ ड्रॉ करें करंट का और डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम प्लेट का, ग्राफ क्या होगा? करंट का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ रिलेशन है, ग्राफ इनवर्स स्क्वायर लॉ का होगा, ग्राफ कर्व होगा। कि डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ करंट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। और इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि ग्राफ ड्रॉ करें करंट का और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का, तो हम जानते हैं कि करंट का कहीं भी फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन नहीं है, ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चाहे जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहें, हमारी करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू क्या रहेगी? वो कांस्टेंट है। क्लियर है? ये पहला रिजल्ट आ गया। दूसरी चीज हमें जो स्टेटमेंट में नजर आती है वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास हर लाइट यूज नहीं होती। लाइट यूज होती है जिसकी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होती है और वो डिपेंड करती है उस मेटल के ऊपर जहां से आप इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना चाहते हैं। इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और वर्क फंक्शन की फॉर्म में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड का नाम कहीं भी हो, ये किसी चीज की लिमिटिंग वैल्यू को शो करता है। मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। थ्रेशोल्ड है फलां चीज का, एक बर्दाश्त की लिमिट होती है, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इस केस में हम कहेंगे कि इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी या लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, कि कम से कम फ्रीक्वेंसी जो किस काम के लिए चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कि कम से कम आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी हो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएं, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करती है? ये हमारे लाइट पे डिपेंड नहीं करती, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, ये डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम प्लेट पे डिपेंड नहीं करती। इसका ताल्लुक होता है प्लेट की नेचर के साथ। That depends on the nature of plate। यानी हर एक मेटल का मेटालिक बॉन्ड डिफरेंट है, उस मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो दैट डिपेंड्स ऑन दैट नेचर। फॉर एग्जांपल हमारी बुक में वो 3 एग्जांपल्स देता है। एग्जांपल्स क्या है? वो कहता है कि अगर तो सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर प्लेट हो, सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर प्लेट, तो हमें इस प्लेट के लिए अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना है तो मिनिमम हमें इंफ्रारेड चाहिए। मिनिमम, इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन इंफ्रारेड से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं हो। एक और एग्जांपल देता है वो, कहता है सोडियम और पोटेशियम प्लेट अगर होगी तो इसके लिए कम से कम हमें रिक्वायर्ड क्या है? विजिबल लाइट। यानी अगर मैं विजिबल की जगह इंफ्रा यूज करूंगा तो सोडियम पोटेशियम में से फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं। और तीसरी एग्जांपल वो देता है, कहता है कि अगर इनके अलावा कोई भी मेटल होगा, इनके अलावा, तो आप अल्ट्रावायलेट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर अल्ट्रावायलेट से कर लोगे तो एक्स-रे से भी हो जाएगा, लेकिन अदर मेटल्स के लिए विजिबल से नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं कि थ्रेशोल्ड डिपेंड किस पे करता है? नेचर के ऊपर। इसी थ्रेशोल्ड से रिलेटेड जो एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी है ना, तो E इक्वल टू h, एनर्जी भी तो होगी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वो वर्क फंक्शन है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो phi से। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन। कि मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये वर्क फंक्शन कहलाता है।
एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन डिपेंड किस पे कर रहा होगा? ये भी डिपेंड कर रहा होगा नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। तो वर्क फंक्शन होगा या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, इन दोनों का ताल्लुक किससे होता है? प्लेट की नेचर के साथ। तो उसका फार्मूला क्या होगा? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट। बोलो नहीं, एच एफ नॉट। और इसी एफ नॉट को लिखा जाता है तो यूं लिखा जाता है एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये कांस्टेंट है। हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, कम करने से, इंटेंसिटी बढ़ाने कम करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम मेटल की नेचर को चेंज नहीं करेंगे वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ आ गए? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इस बच्चे हमारे पास यहां पर जो आती है वो आती है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं प्लेट में से, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फाइंड करना चाहें तो कैसे करें? प्लीज हमें ये पता हो कि वो इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जेटिक है जो वहां से प्रोड्यूस हुआ। बस प्रोड्यूस होके वहीं पर रुक गया या उसमें इतनी एनर्जी थी कि वो खुद जाकर उस एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इस एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमें अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। और जो पोटेंशियल यहां पर हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब नाम से जाहिर होता है कि किसी चीज को रोकना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? इट इज अ रिवर्स पोटेंशियल फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। ये वो रिवर्स पोटेंशियल होगा जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। कैसे? हमारे पास जो पहले कैथोड था हम उसको बना देंगे एनोड, और जो एनोड था हम उसको बना देंगे कैथोड। कैसे करेंगे काम? हम पहले तो करवाएंगे लाइट को इंस्टेंट प्लेट के ऊपर, लाइट आएगी, वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे हम उस इंस्टेंट के ऊपर इन दोनों प्लेट्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे। रॉड पहले एनोड था, हम उसको कैथोड बना देंगे, और प्लेट पहले कैथोड थी, हम उसको क्या बना देंगे? एनोड। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था टुवर्ड्स लेफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी। अब इस इलेक्ट्रॉन को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस प्लेट की तरफ से एक अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगी। किसकी वजह से? हमारी इस बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो कि वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? हम कहेंगे क्या? वो पोटेंशियल जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ जाता है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो यहां पर एक रियोस्टेट लगा होता है, एज अ वेरिएबल बैटरी बिहेव करेगा। वो क्या करेगा? इस पोटेंशियल को चेंज करेगा। जब पोटेंशियल को चेंज करेगा तो हम अपने इस एमीटर में देखेंगे कि किस पॉइंट पे जाकर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, और जहां करंट हमारा जीरो हो जाएगा मींस दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड। और हम किस इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं? हम उस इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जब वो रुक जाएगा बाकी भी रुक जाएंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है, और इस पॉइंट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? दैट इज अ रिवर्स पोटेंशियल फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। कंडीशन हमें पता चल गई। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें अब काइनेटिक एनर्जी पता चल। तो हम काइनेटिक की जगह जब यहां पुट करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम यहां से उसकी वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो यहां से वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स चार्ज पोटेंशियल ओवर मास। एक काम करें, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 65 वोल्ट, तो फाइंड करें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड करना है तो यहां पर आपने एक शॉर्टकट याद रखें अपना टाइम बचाने के लिए, वो ये है 6 × 10⁵ टाइम्स अंडर रूट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि उसके अलावा तो सब कुछ कांस्टेंट है ना, 2E/m
तो हम उस पर टाइम क्यों वेस्ट करें अपना? जो आपने कर लिया टाइम का, अच्छी बात है, कुछ कैलकुलेशन तो की होगी ना, आइंदा नहीं करनी, आइंदा इस शॉर्टकट को यूज करना है। और यहाँ पर आप जब वैल्यूज पुट करोगे आपको डायरेक्ट एक आंसर मिल जाएगा। सिर्फ आपको करना ये पड़ेगा कि जो वैल्यू गिवन होगी आपको बस उसका अंडर रूट फाइंड करना है। यहाँ पर आप अंडर रूट 65 फाइंड कर लो। 65 के सबसे करीब क्या है? 64 का अंडर रूट, तो 8 into 6 48, 10 raised to power 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.8 10 raised to power 6 मीटर पर सेकंड। फाइंड हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से रिलेटेड आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन हो तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की क्या फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इस शॉर्टकट से। ना यूज करना चाहो शॉर्टकट तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास सॉल्व उससे भी हो जाएगा और आंसर इसके करीब पहुंच जाओगे आप, लेकिन टाइम लगेगा ज़्यादा। अब ये जो चीज हमने डिस्कस की स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि अगर हम अपने फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से जो उसके वर्क फंक्शन में यूज होनी है एनर्जी वो तो होगी, जो बाकी एनर्जी एक्स्ट्रा होगी वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। तो मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो यहाँ कुछ कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी है, तो फिर उसकी आगे बात करते हैं कि अगर हमने जो लाइट थ्रो की उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो क्या होगा? तो सिंपल है कि अगर आप उतनी एनर्जी दे ही नहीं रहे कि जो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस भी कर पाए, तो यहाँ किसी भी तरह का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एनर्जी दे देते हो एग्जैक्टली उतनी कि जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, तो आप कहोगे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोड्यूस होंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे रहे। और अगर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाती है, तो जो थ्रेशोल्ड में रिक्वायर्ड है, वर्क फंक्शन में रिक्वायर्ड, वो तो होगी, मींस फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोड्यूस हो जाएंगे, साथ जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब इस तीन केसेस से क्या समझ आ रही है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। तो एक रिलेशन हमने ऊपर पढ़ा था इंटेंसिटी वाला, और एक रिलेशन अब दूसरा आ रहेगा, और वो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी कवर कर, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा, जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी ज्यादा। और ये सब डिपेंड किस पे कर रहे हैं? हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के ऊपर, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। और अगर फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ताल्लुक डायरेक्ट है तो वेवलेंथ के साथ इसका ताल्लुक क्या है? इनवर्स। क्लियर? और अगर हम ज्यादा प्रिसाइज होना तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ये बेसिकली f माइनस f नॉट पे डिपेंड करता है। f नॉट तो फिक्स है, उससे ज्यादा जो एनर्जी दोगे उसके डिफरेंस से काइनेटिक एनर्जी पता चलेगी कि उससे ज्यादा कितनी एनर्जी आपने दी। तो जितना f और f नॉट का डिफरेंस हमारे पास ज्यादा होगा उतनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि क्या फ्रीक्वेंसी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल होती है? नो, क्योंकि f में से f नॉट ने क्या होना है? सब्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या आएगा? लेस देन डबल। अगर मैं कहता हूं कि फ्रीक्वेंसी को मैं 3 टाइम्स करता हूं, क्या काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स होगी? नो, लेस देन 3 टाइम्स, क्योंकि जब भी हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उसमें से f नॉट ने क्या होना है? सब्ट्रैक्ट। फिर पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो रही है। ये पॉइंट समझ आया? yes. आपने ये नहीं कह देना कि बस फ्रीक्वेंसी डबल काइनेटिक डबल, फ्रीक्वेंसी हाफ काइनेटिक हाफ, नो, गलत है, पॉसिबल ही नहीं होगा ये। अब अगर रिलेशन पता चल गए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब ग्राफ किसके होते हैं? पहला ग्राफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस रिलेशन के अंदर वो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, जो पूरे इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फार्मूला को सम अप कर देता है। काइनेटिक एनर्जी अलोंग y, फ्रीक्वेंसी अलोंग x। ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? f नॉट से, थ्रेशोल्ड से। मतलब जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर नहीं होगी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। इससे पहले क्या है? इससे पहले काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसके बाद ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, आप कहोगे कि जिस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी f
और इस एफ नॉट के डिफरेंस के ऊपर। क्लियर? एक और चीज, इस ग्राफ को अगर मैं बैकवर्ड ड्रॉ करूंगा तो ये वाई एक्सिस पे कहीं कट करेगा। ये है नेगेटिव एनर्जी, और इस नेगेटिव एनर्जी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। कि जो एनर्जी आपके पास पॉजिटिव है, ये तो वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जिसे वो मूव कर रहा है। इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो आपको रिक्वायर्ड थी उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। यानी इस एफ नॉट से पहले पहले जो एनर्जी आ रही है ना, ये वाली, ये वर्क फंक्शन है आपका। इस वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। तीसरी चीज इस ग्राफ में क्या आती है? इस ग्राफ की स्लोप। अगर आप इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करते हो तो वो स्लोप आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बेस यहां पर किसके इक्वल है? एफ माइनस एफ नॉट के। क्योंकि यहां तो ले ही नहीं ना, जहां भी लेंगे एफ नॉट आएगा। फर्स्ट तो मैं ये ओवरऑल ट्रायंगल लेता हूं, तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी टोटल है, तो ये क्या है? एफ माइनस एफ नॉट, और ये होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में जो स्लोप है वो किसके इक्वल है? और सुनिएगा इस बात को, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में स्लोप किसके इक्वल है? इस ग्राफ के अंदर एक्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल है? एक्स इंटरसेप्ट मींस जहां ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट होगा, थ्रेशोल्ड पे। इस ग्राफ के अंदर वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल है? वर्क फंक्शन के। और लास्ट, अगर आप इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हो, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो यहां से यहां तक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां से यहां तक एनर्जी क्या है? आपका वर्क फंक्शन। तो कहते हैं अगर ये टोटल एनर्जी आप फाइंड कर लो यहां से यहां तक, तो ये आपके बेसिकली फोटोन की एनर्जी होती है, HF, जो आप फोटोन की एनर्जी दे रहे हो। क्लियर? तो अगर आपके पास अकेला ये ग्राफ बना हो ना, आप इस ग्राफ से तमाम चीजें फाइंड कर सकते हैं। जिस जगह ग्राफ कट कर रहा होगा एक्स को, थ्रेशोल्ड फाइंड हो जाएगा। जहां ग्राफ कट कर रहा होगा वाई को, वर्क फंक्शन फाइंड हो जाएगा। और अगर आप यहां से लेकर यहां तक टोटल एनर्जी को ऐड अप कर दो, तो जो आपने फोटोन यूज किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, उस फोटोन की एनर्जी फाइंड हो जाएगी। एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट करो, ये वैल्यू है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे बताओ टोटल एनर्जी कितनी है? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेगेटिव नहीं देखना, टोटल एनर्जी देखनी है। तो ऊपर 6 है, नीचे क्या है? 8 2, तो 6 + 2 टोटल एनर्जी कितनी है? भी याद आ जाएगा मैं क्यों ये बात कर रहा हूं। ये एक फार्मूला है जो पढ़ते हो आप लोग, HF = वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड किया जाता है तब टोटल एनर्जी फोटोन की आती है। दूसरा ग्राफ यहां पर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये दूसरे सिंपल ग्राफ है कि अगर काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को रिप्लेस कर दें वोल्टेज से, तो वोल्टेज कौन सा? स्टॉपिंग। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? डायरेक्ट। लेकिन ये ग्राफ भी स्टार्ट कहां से होगा? थ्रेशोल्ड के बाद। पूछा जाए क्या इसकी स्लोप भी प्लैंक कांस्टेंट की इक्वल होती है? नो, इसकी स्लोप प्लैंक कांस्टेंट की इक्वल नहीं होती। कुछ देर बाद पता चल जाएगा किसके इक्वल होती है, लेकिन प्लैंक कांस्टेंट नहीं होता। होता कांस्टेंट है लेकिन एज नहीं होता, एज के साथ कुछ और भी आता है। नेक्स्ट ग्राफ इसका क्या होगा? नेक्स्ट ग्राफ ये कि अगर हमें पूछा जाए कि इंटेंसिटी के साथ ग्राफ कैसा होगा, क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन या कर्व? कि अगर मैं कहता हूं कि यहां मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है और यहां फ्रीक्वेंसी की जगह लाइट की इंटेंसिटी है, तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन कैसा? इंक्लाइंड या पैरेलल टू एक्स एक्सिस? क्योंकि कहीं पर भी हमें इस रिलेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी क्या इंटेंसिटी नजर आ रही है? काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक इंटेंसिटी से नहीं होता। क्लियर? यहां तक दो ग्राफ और हैं जो हमारी बुक में बने हुए हैं, और ये ग्राफ है करंट और वोल्टेज के। करंट along y, voltage along x। ग्राफ को देखकर हमें समझ आनी चाहिए कि ग्राफ हमें क्या रिजल्ट देता है। क्या रिजल्ट दे रहा ग्राफ? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, करंट की वैल्यू सेम है। और ये ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, करंट की वैल्यू डिफरेंट है। ये दोनों रिजल्ट्स क्या हैं देखें। पहला ग्राफ हमें ये बताता है कि अगर हम दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हैं F1 और F2,
तो अगर F1 F2 से ग्रेटर है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक करंट से, चाहे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ चाहे कम करो, हमारी करंट की वैल्यू दोनों के लिए क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी करंट के साथ चेंज नहीं होगी। दूसरा तरफ हम ये बताता है कि हमारे पास दो ऐसी लाइट्स है जिनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, इंटेंसिटी डिफरेंट होने से उनका करंट डिफरेंट हो रहा है, I1 ग्रेटर है I2 लेसर है, लेकिन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम। अब इस ग्राफ में ये कहूंगा कि अगर ये ऊपर वाला ग्राफ ऐसी लाइट का है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और ये वाला ऐसी लाइट का है जिसकी इंटेंसिटी कम, तो जिस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी दूसरे से, हमारे पास उसके करंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन दोनों के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का आंसर होगा क्या होगा, सेम, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन क्या बस इतनी सी बात है कि बस हम ये कह दें कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इंटेंसिटी ज्यादा, नहीं। जब हम फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर रहे हैं तो याद रखिएगा उन दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम, तभी आपके करंट की वैल्यू भी क्या है, सेम। और जब हम इंटेंसिटी को डिफरेंट कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, सेम, तभी हम कह रहे हैं कि दोनों की स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वो सेम आ रही है। ऐसा ना हो कि आप दोनों चीजों को चेंज करो फिर आपके ग्राफ ये नहीं मिलेंगे। ये ग्राफ शो करेगा कि डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ शो करेगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी। हम अगर रिजल्ट लिखना चाहें दोनों का, हम ये लिखेंगे कि पहला ग्राफ हमें ये बताता है कि जो करंट प्रोड्यूस होगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से नहीं होता। ये ग्राफ हमें ये भी बताता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चेंज होगा लेकिन करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और सेकंड वन में अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, हम वहां पर ये लिखेंगे कि करंट जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, कि इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। और साथ दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, वो ये कहेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं। लास्ट पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसको कहा जाता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, क्योंकि आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी के बेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और पूछा जाए कि किस बेस पर है तो पता होना चाहिए क्वांटम थ्योरी के बेस पर, जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी इमिट और एनर्जी एब्जॉर्ब जो होगी वो इन टर्म्स ऑफ फोटॉन होगी। क्या है इसकी इक्वेशन, हम पढ़ चुके हैं कि जो फोटॉन की एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। जो मैंने यहां ग्राफ में आपको बताया था कि जो टोटल एनर्जी HF है वो काइनेटिक और वर्क फंक्शन के सम के इक्वल है। इसी को आप लिखना चाहो तो यूं लिख सकते हो कि HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EV0, क्योंकि काइनेटिक उसके इक्वल है। बाकी जितनी भी फॉर्म्स हैं वो इसी से बनेंगी कि आप यहां पर वर्क फंक्शन की जगह क्या लिख दो, HF0, ये भी ठीक है। इस HF0 को यहां जाके सेपरेट कर दो तो ये आएगा H टाइम्स F माइनस F0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, या H टाइम्स F माइनस F0 इज इक्वल टू EV0। अब ये वो चीजें हैं जो ग्राफ में नजर आ रही हैं कि अगर H टाइम्स F माइनस F0 काइनेटिक के इक्वल है तो यहां से मैं कहूंगा कि काइनेटिक और F माइनस F0 की जो रेशियो है वो प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल। लेकिन जब मैं यहां पर कहूंगा कि V0 के साथ F माइनस F0 को डिवाइड करें तो यहां बचे E भी है, वो E जाकर A से क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब जो ऊपर मैंने ग्राफ में कहा था कि इस ग्राफ की स्लोप प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल है, लेकिन इसकी ग्राफ की स्लोप प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, तो रीजन आपके सामने है कि काइनेटिक एनर्जी और F माइनस F0 की रेशियो H होती है, लेकिन वोल्टेज और F माइनस F0 की रेशियो H नहीं होती, बल्कि किसके इक्वल है, H ओवर E के। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इस ग्राफ की स्लोप अगर H नहीं है तो क्या है, वो H ओवर चार्ज के इक्वल है, लेकिन है कांस्टेंट, तभी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर वेरिएबल होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो।
क्या आप इन फार्मूलाज को जो फ्रीक्वेंसी के हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिख सकते हो? लिख सकते हैं। करेंगे क्या, हम बस ये करेंगे कि c इज इक्वल टू एफ लैम्डा से, या लिख लेंगे कि f किसके इक्वल है, c बाय लैम्डा। मैं एग्जांपल देता हूं क्या आएगा, लास्ट दो को मैं चेंज कर रहा हूं, या आपके पास आ जाएगा hc कॉमन ले लिया, 1 over lambda minus 1 over lambda naught is equal to kinetic energy and that is equal to ev naught। अब फॉर्मूलाज या तो डायरेक्ट पूछ लेगा वो, या आपको डेटा देकर इनमें से कुछ फाइंड करना होगा, हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। कई दफा वो डायरेक्ट वर्क फंक्शन नहीं देगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं देगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे काइनेटिक दे देगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल है, फाइंड हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे देगा, h टाइम f नॉट, वर्क फंक्शन फाइंड हो जाएगा। फिर जो भी रिक्वायर्ड है सब्स्टिट्यूट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? और लास्ट में दोबारा पॉइंट ये बता रहा हूं कि f में से f नॉट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तब वो किसके इक्वल आ रहा है? अगर हमें कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी डबल तो काइनेटिक डबल होगी? नो, आंसर होगा लेस देन, क्योंकि f में से f नॉट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, मेन टॉपिक इस डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का ये है, बाकी कुछ नहीं। कॉम्पलेक्स इफेक्ट के सिर्फ फार्मूलाज है, कॉम्पलेक्स शिफ्ट के, पेयर प्रोडक्शन की कंडीशन है और डी ब्रॉगली का फार्मूला है, वो कल हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह।